नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। जातिगत जनगणना की तारीख तय हो गई है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा करने की सरकार की योजना है। तो 96 साल बाद आएगा जाति का डेटा। आखिरी बार 1931 की जनगणना में जाति जनगणना के आंकड़े मिले थे। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जाति जनगणना पर मचे सियासी दंगल से किसका मंगल होगा। मोदी कैबिनेट की ओर से जाति जनगणना कराने के फैसले पर यूपी में पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की सियासत अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पीडीए और इंडिया गठबंधन के संघर्ष की जीत बताया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातीय जनगणना का विरोध किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हक की बात की है। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद यूपी में अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के साथ साथ तमाम दलों के नेताओं ने अपने अपने अंदाज और रणनीति के तहत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने जहां इसे अपना संघर्ष और इसे जीत बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने अब तक जातीय जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पहले अनिल राजभर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। अच्छा, पूरा देश जानता है और देश का एक एक नागरिक इस बात को जानता है कि जातीय जनगणना देश के अंदर कब हुई और फिर देश आजाद हुआ और इतना लंबा कालखंड देश ने आजादी का भी देखा, कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। अगर प्रतिपक्ष की मंशा सामाजिक न्याय की होती तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से भी चली है बहुत लंबे समय तक, और उस बीच जनगणना भी देश की हुई है। अगर उनकी मंशा सामाजिक न्याय की होती तो क्या अब तक जाति जनगणना नहीं हो जानी चाहिए थी? ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का है, जो सामाजिक न्याय के रास्ते को प्रशस्त करेगा। सामाजिक न्याय की परिकल्पना देश के अंदर चरितार्थ होगी। तो जाति जनगणना कराने की मांग विपक्ष बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। अब केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया और हर कोई अब इसमें अपना अपना हिस्सा बता रहा है। श्रेय लेने की होड़ मच गई है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जनगणना के दंगल में आखिर किसका मंगल हो रहा है और कौन हो रहा है अमंगल का शिकार। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी आपका। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा। डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अमरदीप त्रिपाठी से है। अमरदीप, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था जनगणना कराने का, चाहे वो जाति जनगणना हो या सामान्य जनगणना की बात रही हो। अब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो जानकार है सियासत के, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने ये ऐलान कर कर विपक्ष का मुद्दा हाईजैक कर लिया। इतने दिन से जो राजनीति बिहार में चल रही थी उसको तोड़ दिया, बिखेर दिया बीजेपी ने। अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित जी, जब से जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार आई है, तब से प्रथम दिन से मोदी जी ने कहा था कि हमारा जो है निश्चय है, हमारी कटिबद्धता है सबका साथ सबका विकास। पर जो है मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज जो है जो एनडीए के सभी दल हैं मिलकर सिर्फ एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास की योजनाओं में सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को बराबर का हक मिले, उसी की दिशा में यह निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने लिया है। अब विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, आरजेडी के लोग हैं, सभी लोग जो है यह कह रहे हैं कि हम बहुत लंबी समय से मांग कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठी हैं, किसी ने मना किया था कि कांग्रेस ने इतने लंबे शासन
लंबे समय तक शासन किया इस देश में, राज किया इस देश में, तो किसने मना किया था? अगर उनको दलितों के, गरीबों का अगर ध्यान था तो उनको जाति जनगणना करा लेना चाहिए था। हमने तो मना नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार में यह निर्णय सराहनीय लिया गया। अब आज विपक्ष तो बिलबिला रहा है, क्रेडिट लेने का कार्य कर रहा है। आप अभी देख रहे होंगे जो है बिहार में चुनाव होने वाला है, ये कहते हैं हम दलितों के मसीहा है, पीडीए की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से लालू यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को अपने पैर के बराबर में रख के फोटो खिंचवाई, तो क्या यह बाबा साहब का अपमान नहीं है? यह देश का अपमान नहीं है? यह दलितों का अपमान नहीं है? ये कैसा दोहरा चरित्र ये लोग अपना रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ सत्ता के लोभ में समाज को बांटने का कार्य करते हैं। धर्म के नाम पर कभी बांटते हैं, कभी जात के नाम पर बांटते हैं, लेकिन एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नीतियां, विकास की जो भी नीतियां हैं, सबको बराबर का हक मिले, हमेशा उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का कार्य किया। इन लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को किसने रोका था? जो आज यहाँ पर महागठबंधन बैठा हुआ है, इनको किसने रोका था जाति जनगणना न कराई जाए? ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप मुझे सुन पा रही हैं? पीसीआर मेरे साथ हैं सुधा जी? ठीक है। डॉक्टर सुधा, राहुल गांधी पिछले 5 महीने में बिहार में बहुत एक्टिव है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के बिहार में। राहुल गांधी बात करते थे, मैं दलितों को, पिछड़ों को, युवाओं को साथ लेकर आ रहा हूं, लेकिन जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी दलितों पर राजनीति करने की, पीडीए पर राजनीति करने की, एमवाई समीकरण पर राजनीति करने की, मुझे लगता है बीजेपी के इस ऐलान से थोड़ा नुकसान तो हुआ है। सुधा मिश्रा जी, अमित जी, राजनीतिक पार्टी में राजनीति छोड़ के बाकी सब काम करती हैं क्या? किसी के मुद्दे छीन लेने से या किसी के मुद्दे बनाने से राजनीतिक रूप से कोई पार्टी न तो नुकसान में होती है ना फायदे में होती है। हम शुरुआत से कह रहे थे कि जनता की भलाई के, जनता की चीजों के लिए जो बेहतर काम है उसको हम करेंगे, करते हैं उसको। राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग से, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, हर जगह उन्होंने इस बात को रखा कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जो जितना है उसको हिसाब से जानने के लिए, गिनने के लिए क्या दिक्कत है आपको? हम फॉर्म भरते हैं, हम 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है, कुछ नई चीज नहीं थी। लेकिन जानबूझ के भाजपा के लोग जो अपने विचारधारा जो उनकी अपनी है कि बस कुछ लोगों को सब कुछ दिया जाए और बाकी लोगों को वंचित रखा जाए जिससे वो उससे शासन कर सके, ये उनकी सोच का मुख्य आधार रहा है। वो छीन नहीं रहे हैं। जो राजनीति होती है सबसे निचले स्तर की, सुन लीजिए, जहाँ पे दूसरों के मुद्दों को लेके ये दिखाने की कोशिश हो कि हम कर, असल उनका अपना कुछ सोचने नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही हमारे कहने से हैं, कम से कम इतना दबाव उन पे पड़ा कि अब उनको उस पे आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना कराएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। सरकार झुकने को तैयार नहीं। जो सरकार बार बार कह रही है कि हम देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस पार्टी के लोग, एक पहलगाम में इतना खराब हमला आतंकवादी होता है, उस पर भी उन्होंने नहीं, धर्म और जाति देख की बात जो किया कि धर्म देखा जाति नहीं, इस तरह की बातें वो लोग कर समाज को बांटने की, वो मानने को विवश हो गए, करानी पड़ेगी और वो कराने जा रहे हैं। ये हमारा नुकसान नहीं, ये देश का हर एक पार्टी का फायदा है कि ऐसी तानाशाही पार्टी जो सिर्फ अपने उन चीजों से लड़ती है जो उसके फायदे का हो, वो नफा नुकसान के साथ अब ये व्यवस्था में आ गई है कि उसे कराना ही पड़ेगा। ये हमारी हार कहाँ से हुई? प्रधानमंत्री की जीत हुई। ठीक है सुधा मिश्रा जी, बिहार की सियासी जो अभी वहां पे समीकरण चल रहा है उसके लिहाज से तो नुकसान है, भले आप इस बात को एक्सेप्ट ना करें। पूजा मिश्रा मेरे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा, आपके नेता पीडीए की बात करते हैं, आपके नेता दलितों की बात करते हैं और बीजेपी को अक्सर घेरते रहते थे इस मुद्दे पर कि भाई दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, सवर्णों का पक्ष सरकार ले रही है। कौशाम्बी के मसले पर अखिलेश यादव ने बहुत बार बीजेपी को घेरा भी। मेरा सवाल आपसे है, आपके नेता कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम सोने की मूर्तियां और सोने के तख्त लगवा देंगे। क्या इस ऐलान से कि जाति जनगणना बीजेपी कराने जा रही, इस बात का ऐलान करने के बाद यह मुद्दा छूट नहीं गया विपक्ष से पूजा जी, इसलिए वो अब सोने की मूर्तियां लगाने की बातें कर रहे हैं?
आपको नमस्कार, साथीकर्ताओं को नमस्कार जी। हमने हर्षवर्धन जी की मूर्ति बनाने की जो बात की हुई थी, तब जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट जो है नहीं किया हुआ था भाजपा गवर्नमेंट ने। और जो है भाजपा गवर्नमेंट ने अभी तो ये अनाउंसमेंट किया भी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और अभी इसका जारी किया, गैजेट जारी किया हुआ है। इसलिए मैं मानती हूँ पीडीए की जीत है। अगर पीडीए का इतना प्रेशर नहीं होता तो वो पार्टी जो मंडल कमीशन का इतना विरोध करती है, सरकार गिर जाता है। अगर से मंडल कमीशन लागू होता है, आपको पता है कि इंदिरा सहानी के अकॉर्डिंग में 27% रिजर्वेशन मिलता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है अगस्त 1990 से, और नवंबर 7 नवंबर 1990 में किसी बीजेपी को समर्थन दे रही होती बीपी जी की सरकार को, तो जनता दल की सरकार थी, वो गिर जाती है। 2011 में फिर से एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, यूके 2 की सरकार में होता है। वो किसी भी कारणवश, चाहे जो है जो भी कारण रहा, उन्होंने डाटा सार्वजनिक नहीं किया। 2015 में पूरे डाटा सरकार के पास में आ जाती है जी। वो सरकार बताती नहीं है कि हमारे पास में डाटा आ गया हुआ है, और पब्लिक डोमेन में आकर के भाजपा सरकार जो है, जो पहली एनडीए की गवर्नमेंट बनी हुई थी, वो कहती है क्योंकि जो है इसमें अनियमितता है और ये जटिल है, इसलिए हम आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ये जो जातिगत जनगणना था उसको हटा करके बाकी जो पहले से ही सेंसस होते चले आए थे, उस सेंसस को इन्होंने पब्लिक डोमेन में किया, पर जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसको साइडलाइन कर दिया, उसको जो है लेकर के नहीं आया पब्लिक डोमेन में। उसके बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने, भाजपा की गवर्नमेंट ने यह याचिका दायर की कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जटिल और जो है असंवैधानिक है। उसके बाद में 2021 में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी लोकसभा में उसने रजिस्टर्ड होगा बिल्कुल पूरी तरीके से, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस को रूल्ड आउट करते हैं पूरी तरीके से, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को रूल्ड आउट कर देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, जैसे पहले होता चला है वही तरीके से होगा। तो ये पीडीए की जीत है, ये जनता की जीत है कि उनके प्रेशर में, जैसे किसान आंदोलन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, उस वक्त भी विपक्ष की जीत हुई कि इनको बैकफुट पे जाना पड़ गया। तो ये जनता की जीत है, पीडीए की जीत है कि इनको बैकफुट पे जाना पड़ गया और ये राजी हो गए कि अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम कराएंगे। और अभी भी सिर्फ गैजेट आया हुआ है, और बहुत जरूरी है कि जो पार्टी विपक्ष में रही हो चाहे पक्ष में रही हो, जिसने कभी भी सोशल जस्टिस की बात नहीं की, कभी जो है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात नहीं की, क्योंकि इनको डाटा से डर लगता है। इनको लगता है कि डाटा बाहर निकल करके आएगा, तो डाटा अधिकार मांगता है अपना, फिर आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार देना पड़ेगा। तो जो पार्टी जिसका उद्गम से लेकर के अब तक का इतिहास रहा है कि वो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं थी, आज प्रेशर में कर भी रही है, तो भी हम स्वागत करते हैं। पर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, जिसकी मंशा ही नहीं रही, अगर वो राजी हुई है सरकार, तो ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठता है और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। हम लोग आशा करते हैं कि सरकार जब इस पर डिस्कशन करेगी तो जो भी क्वेश्चन उभर करके आएंगे अपोजिशन से, जो कंसर्न उभर करके आएंगे अपोजिशन से, जो कंसर्न इसके साथ में पैरेलली चलेंगे, क्योंकि ये वैसी बात है, इजी टास्क तो है नहीं, बहुत सारे जो है पैरेलली इश्यूज भी है। 21 मंथ जो है आपने सरकार ने एजेंडा बनाया हुआ है, 2026 में स्टार्ट करेंगे, दैट टू कि पहाड़ी एरिया जो 4 जो स्टेट्स है उनमें चालू करेंगे, उसके बाद 2027 चले जाएंगे। तब ये देखने वाली बात होती है कि इनकी मंशा जो है, जो कभी रही ही नहीं है, वो करेंगे किस तरीके से। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी तो पूजा जी बिना मंशा के जितना दबाव में ये कर रहे हैं उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी साथ करेंगे। अमरदीप, आलोक पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं अमरदीप के पास दोबारा जा रहा हूं। अमरदीप, मंशा नहीं थी तो फिर कर क्यों रहे? अमित जी देखिए, अभी जो पूजा मिश्रा जी कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं थी। पहला नंबर, अगर हमारी मंशा नहीं होती तो हम जो है जातीय जनगणना को एक्सेप्ट नहीं करते, इसको लागू करवाने के लिए कहते नहीं। दूसरी बात, हमारी मंशा क्या क्या रही है, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, इकोनॉमिक्स जो आज पूरा अर्थव्यवस्था देखेंगे, आज 4थे नंबर पूरे देश की पहुंच गई है, सेना कैसे सशक्त हो रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये हमारी मंशा है, देश को सुंदर बनाना है, देश को, विपक्ष तो नहीं मानता ना, गरीब है, पिछड़े लोगों को बराबर लेके आना है।
हर व्यक्ति को जो विकास की नीतियों से जोड़ना है, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। पूजा मिश्रा जी को पूछना चाहिए था कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, जिसके साथ में इन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है, उन्होंने आखिर क्यों नहीं ये लागू किया, क्यों नहीं जाति जनगणना कराया? तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, जाति जनगणना पर भूल जाती है, जाति जनगणना पर क्या भूल जाती है। देखिए की राजनीति करते हैं, जालीदार टोपी समाजवादी पार्टी की राजनीति ढूंढती है। बोलिए बोलिए अमरदीप जी, बोलिए बोलिए। पूजा मिश्रा जी कम से कम सुन लीजिए। देखिए जो आज महागठबंधन है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव है और चाहे लालू यादव है, आप लोग पूजा मिश्रा सुन लीजिए, जवाब पूजा जवाब ले लीजिए, पूजा जवाब ले लीजिए। देश के विकास के हित में अगर काम करना चाहते हैं तो आज शायद जो है जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है, आप स्वागत करना चाहिए। आखिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आप लोग स्वागत करिए। अगर सरकार ने निर्णय लिया जाति जनगणना कराने के लिए, आपने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मुंह से निवाला, विपक्ष के मुंह से निवाला छीनने का कार्य जो है मोदी सरकार ने किया, इसलिए आप लोगों के अंदर बिलबिलाहट हो रही है। और जनता के मुंह से भी निवाला छीनने का कार्य मोदी सरकार ठीक है पूजा, डॉक्टर आलोक पांडे, मैं पूजा आ रहा हूं पूजा, I'll come to you पूजा, I'll come to you, होल्ड ऑन, I'll come to you पूजा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आलोक पांडे को स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर आलोक पांडे, मैं दो चीजें समझना चाहता हूं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने लंबे वक्त से विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, उसी के इर्द गिर्द इनकी सियासत घूम रही थी। पूजा कह रही है कि हमने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन स्वागत भी किसी पार्टी के नेता ने नहीं किया है। आलोक पांडे, अब अगर कोई एक काम ऐसा करे जो आपने काम किया ना, जितने भी लोग इस समय जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, ये बात जायज तब होती जब वो सत्ता में ना होते और उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे लंबे समय तक 5 से ज्यादा समय तक वो शासन करती है और उसने कभी भी जातिगत जनगणना को समर्थन नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के और राजीव गांधी तक। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में आधा से घंटे से लेकर 40 मिनट तक इसमें बयान दिया था कि जातिगत जनगणना किस तरह देश के लिए विनाशकारी है। विनाशकारी शब्द का प्रयोग किया था कि सामाजिक रूप से समाज को विखंडित करेगा। तो इसलिए जातिगत जनगणना तो कांग्रेस का स्टैंड तो ये रहा कि समाज को बर्बाद कर देगा, भारतीय समाज को आपस में लड़ाएगा। ये राजीव गांधी के समय तक स्टैंड रहा। और जो पार्टी 50 साल तक शासन में थी उसे सोशल जस्टिस नहीं दिखाई दिया। 2004 से 14 तक समाजवादी पार्टी की सत्ता में थी, बैसाखी वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह के पास 150 सीटें नहीं थी पहले कार्यकाल में, और दूसरे कार्यकाल में 200 से कम सीटें थी। तो अगर समाजवादी पार्टी, लालू यादव की आरजेडी पार्टी, कोई भी अगर ये आते कि नहीं जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो हम कांग्रेस से समर्थन खींच लेंगे, तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती। तो समस्या ये है कि जब आप स्वयं जब सत्ता में होते हैं, आपको जाति जनगणना कभी दिखाई नहीं दी। सामाजिक न्याय की आप बात करते रहे और सामाजिक न्याय को आपने परिवार के न्याय तक पहुंचा दिया। सामाजिक न्याय का मतलब मेरी, लालू यादव की लड़ाई मेरी, अखिलेश यादव की लड़ाई मेरी, राहुल गांधी की लड़ाई मेरी। सामाजिक न्याय का मतलब मेरा हित, समाज का हित नहीं। अगर समाज के हित की बात होती तो लंबे समय तक सामाजिक न्याय करने वाली तथाकथित पार्टियां सत्ता में थी। तो इस समय अन्याय खत्म हो जाना चाहिए था ना भारतीय समाज से। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल मान लीजिए 75 सालों में 13, 14, 15 साल रहा, सब मिला के 16 साल रहा, बाकी का तो सामाजिक न्याय पार्टियां सत्ता में थी। तो ये इतना सोशल इंजस्टिस क्यों है आज भी समाज में? और जातीय जनगणना अगर इतनी जरूरी थी तो अंग्रेजों ने शुरू की थी, उसे जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं किया? उसे इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू नहीं किया, उसे राजीव गांधी ने कंटिन्यू नहीं किया, उसे मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने कंटिन्यू नहीं किया। तो जब उनको लगा कि रूलिंग पार्टी क्योंकि सत्ता में हार नहीं रही है, हिंदू एक हो रहा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। मैं नहीं मानता कि हिंदू एक हो रहा है, लेकिन विपक्ष मानता है कि हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ रहा है। इसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कर पाएगी और उसको असहज किया जा सकता है भारतीय समाज को जाति में तोड़ करके। और मैं मानता हूं कि मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
और जवाहरलाल नेहरू की बात से सहमत हूं। इस देश में जातीय जनगणना कतई नहीं होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस ठीक है, पार्टी सुधा हो, मिश्रा से चाहे जवाब समाजवादी लेते पार्टी हैं। हो, ठीक है, ये आलोक जी, अपने हित आलोक में जातीय जनगणना जी, करवा आलोक जी, रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपके एजेंडे में कभी था नहीं, आपने एजेंडा शिफ्ट किया, आपके तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। अब आप ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना इज गुड टू गो, आप थम्स अप कर रहे हैं। पहले एजेंडा तो था नहीं, और इससे पहले भी आपकी सरकार थी, तब करा लिया होता मैम, 2 टेन्योर तो आपके पास भी था। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सुधा जी। विकास से और देश के भले से चलती थी। ये नई सरकार ने आके एक नई जो आप लोगों को शब्दावली दी है, एजेंडा वाली सरकार। तो एजेंडे वाली सरकार में जो बातें शुरू हुई है जी, उन शुरुआत की बातों में अगर आप जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, आप बात करेंगे राजीव गांधी जी की, तो देश के विकास की जो संसाधनों और साधनों की जरूरत थी वैश्विक स्तर पे हमें जहां बढ़ना था, जिसके एवज में आज हम बहुत दर्प से अपनी बातों को रख पाते हैं, वो सब काम किए गए। लेकिन शायद हमारे आलोक भाई शिक्षक हैं मेरी तरह, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, और जब भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जाति, धर्म और वर्ण और नेशनलिटी सब भरी जाती है, वो सब चीजें हो रही थी, उसको सिर्फ काउंटिंग में लाना था। और ये भैया हमारे आलोक सर बता रहे हैं कि ये नहीं किया गया एजेंडा। उस समय एजेंडा बस इतना ही मात्र था कि देश की साक्षरता कितनी है, उसे कहाँ ले जाना है, देश में संसाधन कुछ नहीं है, उसे कहाँ ले जाना है। उस समय सिर्फ यही जरूरत थी कि इस देश में लोग पढ़ लिख के अपने अभिमान के साथ, अपने गर्व के साथ, अपने पैरों पे खड़े होकर, अपने रोजगार, अपने संसाधनों के साथ अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करें। धर्म, जाति और इस तरह के हिंदू और हिंदूवादी जो, जाहिर सी बात है संविधान में ये मालूम है सबको कि इस देश में आज से नहीं, सनातन काल से अनेक धर्म और दर्शन के लोग रहे हैं और अपनी संस्कृति ने उन सबको एक्सेप्ट किया है। पहली बार इस देश में जानबूझ के एक को स्थान देके दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम सनातनी इसीलिए हैं क्योंकि हमने सबको समाहित किया था, समावेशी थे हम, इसीलिए हम सनातनी थे। लेकिन आज की सरकारें बताने को विवश होती है कि हम ये। जब तक आप अपने आप को विस्तृत नहीं करते हैं, विशाल नहीं करते हैं, आप सबको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप बड़े हो ही नहीं सकते। वसुधैव कुटुंबकम ऐसे नहीं आया, वसुधैव कुटुंबकम आया इसीलिए कि वसुधा में जितने भी थे सबको अचराचर जितने लोग थे सबको समाहित किया गया। और अब ये सरकार बता रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू चीजें, फलाने ढकाने। सुधा जी माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ, टोक रहा हूँ। जिस तरह की आइटनरी, जिस तरह का नरेशन आप समझा रही हैं, सुन लीजिए, कभी लगा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सनातन की बात की, मंदिरों को प्रमुखता दी, कभी हिंदुओं की बात की। सब सरकारों ने किया, ऐसा नहीं है। इस देश में जिसकी जब जहां जरूरत थी सब किया गया, ऐसा नहीं है। माफी चाहता हूं, में कभी हिंदू धर्म को हटाया गया, इस्लाम को हटाया गया, ईसाई को, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए। ये सब सिर्फ कहने। अमरदीप जवाब देंगे आपका। सुधा जी ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। एक लाइन अच्छा, कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। जब भी आप प्रश्न करिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी लोगों ने क्या किया था, उठा के देख लीजिए कि आज आपकी एयर जो लाइन, उड्डयन मंत्रालय है, कोई उस पर एयरलाइन नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो जो कुछ हमने बनाया सब बेच के प्राइवेट हाथों में देके उत्तरदायित्व। सुधा जी अगर टेलीफोन की टेक्नोलॉजी की आईटी की बात करिए तो कश्मीर के मसले के बारे में बात करिए। जवाहरलाल नेहरू ने उस पर भी बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था। अमरदीप त्रिपाठी, सुधा जी ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। सुधा जी मैं जवाब ले रहा हूं, अमरदीप त्रिपाठी, अभी तक आप लोगों ने सनातन का सिर्फ मुद्दा उठाया है, कांग्रेस ने हमेशा उसको पाइपलाइन में रखा, हमेशा उस पर बात होती रही। मंदिर को प्रमुखता दी कांग्रेस ने, हिंदुओं को प्रमुखता दी और हमेशा सनातन का झंडा बुलंद किया कांग्रेस ने। ये सुधा जी कह रही हैं, बस आपने दिखाना शुरू कर दिया। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए अमित जी, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है सनातन का, हिंदुत्व का झंडा इन्होंने कितना बुलंद किया। लोकसभा चुनाव के पहले इनके ही सहयोगी दल किस प्रकार से सनातन को डेंगू, मलेरिया, और राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एग्जैक्टली दक्षिण भारत के नेता बेइज्जती कर रहे थे सनातनों की।
मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल। इतने बड़े ऑपोजिशन के नेता है जी। और दूसरी बात जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है, कहीं ना कहीं देखिए गलती को एक्सेप्ट किया है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश पर और एक ही नारा था, सुधा मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधा प्लीज बीच में नहीं, सुधा बीच में नहीं, मैं आ रहा हूँ। सुधा आई विल गिव यू चांस टू रिप्लाई। सुधा, डॉक्टर सुधा, यू विल गेट द चांस टू रिप्लाई ऑन योर एजेंडा। प्लीज अलाउ अमरदीप टू स्पीक। मैं आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा, नॉट लाइक दिस, इस तरह नहीं। सुधा आप बोल रही थी अमरदीप चुप थे। सुधा आप बोल रहे थे अमरदीप चुप थे। सुनिए सुधा, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुधा बहुत टाइम है मेरे पास, मैं आपको आई विल गिव यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। आई विल गिव यू। अमरदीप प्लीज कंटिन्यू, अमरदीप प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सुधा जी मैं आ रहा हूँ। मिश्रा झूठ के देखिए, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। सुधा मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। सुधा जी मैं आ रहा हूँ। सुधा जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज वन बाय वन। सुधा जी, तर्कों के साथ सुधा जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन। आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेके, इंदिरा गांधी जी का नाम लेके सुधा आज मिश्रा, की जिम्मेदारी नहीं बन सकते सुनने की हैं। बात बड़ा अच्छा बहाना मिल गया आप लोगों को। आपके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था। सुधा मिश्रा प्लीज होल्ड ऑन। सुधा जी इस तरह से नहीं, सुधा जी बारी बारी से, इस तरह से नहीं। पीसीआर पुट ऑफ हेड डाउन। मैम बारी बारी से तरीका सीखिए, प्लीज, बारी बारी से। अमरदीप कंटिन्यू, अमरदीप प्लीज कंटिन्यू। सुधा जी मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस ने गरीबी मिटाओ 60 साल तक किया। आज कांग्रेस की प्रवक्ता उसी बात को दोहरा रही थी कि सबको मिलाकर चलने का बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले किस तरीके से सनातन डेंगू है, मलेरिया है। सुधा जी मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, वो कहते हैं मुझे मंदिरों में उनकी लोग आवाज जाते नहीं हैं आ रही है, लड़कियां छेड़ने के लिए। राहुल गांधी को शर्म नहीं आ रहा है और कांग्रेस की प्रवक्ता इस प्रकार से डिबेट पर झूठ परोसने का कार्य कर रही हैं। जी अमित जी। सुधा प्लीज रिस्पॉन्ड। सुधा, डॉक्टर सुधा, आवाज नहीं आ रही, वो क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है सुधा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप उनकी बातें मुझ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। देयर माइट बी सम टेक्निकल इशू। अमरदीप आप प्लीज अपनी बात दोहरा दीजिए, वो सुन ले, फिर मैं उनसे जवाब लेता हूं। अमरदीप, मैं सुधा मिश्रा जी से वही पूछ रहा हूं कि सुधा मिश्रा जी बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। लोकसभा चुनाव के पहले आपके सहयोगी दलों ने कहा सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, और राहुल गांधी ने ओपन प्लेटफॉर्म से कहा था लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये बात सच है या नहीं है? पहले आप लोग विजय शाह अमित जी के पास में डेटा होगा, सुन लीजिए, पहले सुनने की आदत डालिए। अमरदीप जी है मेरा डेटा, मेरे पास डेटा भी है, मेरे पास बयान भी है। 60 साल से हम लोग सामंजस्य बना रहे थे, रोटी कपड़ा मकान देने का कार्य कर रहे थे, गरीबी मिटा रहे थे। अगर 60 साल तक कांग्रेस गरीबी नहीं मिटा पाई तो मुझे लगता है कांग्रेस को हक नहीं इस देश में सत्ता शासन करने के लिए, राजनीति करने के लिए। समाज के निकले उस पे करें, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा से बेहतर है आज क्या बेहतर करके इस देश का भला हो सकता है। जातीय जनगणना पे अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो व्यवस्था है करने की, उस पे करके क्या फायदा होगा, उस पे कुछ बातें कर लीजिए। आपके नेताओं ने क्या कहा, मेरे नेताओं ने क्या कहा, इस पे किसी और दिन बैठ के बहस कर लेंगे, मैं सारे उत्तर आपको दे दूंगी। अमरदीप, आपने ही कहा अभी जो है हम सनातन को लेके चलने का कार्य कर रहे थे, तो हमने एक ही चीज पूछा राहुल गांधी ने क्या कहा था और आपके सहयोगी दलों ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा, आपने कहा रोटी कपड़ा मकान देने की बात कर रहे थे। ठीक है अमरदीप, साल तक अगर कांग्रेस अमरदीप जवाब, अमरदीप उनके पास आपकी आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से डॉक्टर सुधा को। मैं पूजा मिश्रा के पास जा रहा हूँ। पूजा मिश्रा, आप डिबेट सुन रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता की बात आपने सुन ली, कांग्रेस प्रवक्ता की आपने बात सुन ली, और डॉक्टर आलोक पांडे का भी व्यू क्या है आपने जान लिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जातिगत जनगणना से ऊपर उठकर राजनीति नहीं हो सकती? क्या हिंदू मुस्लिम किए बिना राजनीति नहीं हो सकती? ये बीजेपी के लिए भी सवाल है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। क्या मौका तलाश कर राजनीति करना जरूरी है? अभी आपके नेता पीडीए की बात करते थे, अभी आपके नेता एमवाई समीकरण की बात करते थे, अभी आपके नेता दलितों की बात करते थे, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी कराएगी, मैं ऑफिशियली मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं दलित के मुद्दे से पार्टी डेविएट हो रही है क्या पूजा? दलित और पिछड़ा के मुद्दे से कहीं छूट रहा है क्या पूजा? गैजेट जारी की सरकार ने, जहाँ की चाहे किस भी प्रेशर में जो है इन्होंने ये गैजेट जारी किया है और ये सोशल ट्रांस सेंसस कराएंगे तो उसका स्वागत है। वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए
और ये मैं आलोक पांडे जी से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि नहीं सोशल इकोनॉमिक क्लास सेंसस नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है कौन किसकी संख्या कितनी है, कितना उनकी जो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना, आप उनको जस्टिस कैसे देंगे, आप उनको उनका अधिकार कैसे देंगे? हम अभी जिस प्रणाली पे चल रहे हैं जिसके तहत जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, आपको पता है इंदिरा शाहनी की जो जजमेंट से कि 50% का जो स्लैब है उसको क्लोज नहीं किया जा सकता, तो तब जो है ओबीसी 52% है। और वो कास्ट सेंसस था अंग्रेज के जमानों का 1930 या 1931 का, मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है। और उस वक्त अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे एसटी को बाहर रख दिया था जातिगत जनगणना से कि जो काउंट ही नहीं किए गए थे। और आप जातिगत जनगणना जब होगी तो बहुत सारी चीजें और निकल करके आएंगी। हो सकता है कि जो है आपको पता चले कि बहुत सारी जातियां जिनमें सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो गए हुए हैं, तो उनको जो है वो सुविधाओं की जरूरत नहीं, उनको दी जा रही है प्रिविलेज की जरूरत नहीं है। कोई अंडर प्रिविलेज है, उनको प्रिविलेज देने की जरूरत है। तो ये चीजें निकल करके बाहर आएंगी। और जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपके देश में कौन कितनी संख्या में है, तो आप उनके साथ में जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? और समाजवादी पार्टी का अगर कोई इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपने देखा हो, चाहे वो मंडल कमीशन की बात रही हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात रही हो, वो जो है सोशल जस्टिस की बात अगर कर रही है, तो समाजवादी पार्टी आज से ही करके चली आ रही है। हमारा तो उद्गम ही हुआ था सोशल जस्टिस के लिए 1992 में, जब जो है हमारी पार्टी फॉर्म की गई हुई थी। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्यों नहीं करा रही कांग्रेस की सरकारों ने, भाई कराया तो था 2011 में, 2015 में आपने बोला कि आपके पास में डाटा है, बट आप उसको सार्वजनिक नहीं किया। आपने उसको फ्रैक्शन डाटा कहा, ये डाटा जो है सही है, इसको हम करेंगे सार्वजनिक। लेकिन पूजा, चुनाव से पहले डेटा जारी करने का मतलब जस्टिफिकेशन होगा वो हम नहीं करेंगे। ये तो आपकी चॉइस थी। और अभी भी ट्रांसपेरेंसी पे जो है प्रश्न उठेगा अगर आप ट्रांसपेरेंसी तरीके से, क्योंकि मंशा नहीं रही हुई है। और देखिए अमित जी, जब कास्ट सेंसस होगा ना तो उसके साथ में पैरेलली बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको भी पता है कि एमपी का जो एरिया होगा वो स्ट्रक्चर बदलेगा, जो एमएलए का एरिया होगा वो स्ट्रक्चर बदलेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तो उन सब कॉन्सिक्वेंसेस को लेते हैं, उन सब चैलेंजेस को लेते हुए ये एक बड़ा चीज है जिसपे डिस्कशन होना पड़ेगा। और अगर सरकार करने जा रही है तो इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में सही तरीके से करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट किया। हम सबका साथ ठीक है, डॉक्टर आलोक पांडे कर रहे हैं, इससे ये नारे से नहीं चलेगा, जी पूजा जी, धरातल पे करना पड़ेगा। जी पूजा जी, नहीं किया सबका साथ सबका विकास। मैं एक बात और कहना चाहिए, बार बार कहते हैं कि भारत देश चौथी इकोनॉमी हो रखी है, तीसरी इकोनॉमी होने जा रही है IMF के अकॉर्डिंग, कि अगर 2025 और 26 में अगर जो है वो ट्रिलियन क्रॉस कर लेते हैं देन चौथी इकोनॉमी होगी। वही IMF एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो भारत देश की रिकवरी रेट है वो के शेप है। के शेप कहने का मतलब है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और अगर देश के आप 1% लोगों के पास में देश की 90% संपत्ति दे करके वर्ल्ड में एक भी बन जाते हैं ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी, कैसे बन गया हुआ है? अमरदीप त्रिपाठी, वही वर्ल्ड बैंक कह रहा है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बन जाने जा रहे हैं। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी जवाब देंगे जी। अमित जी, अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा सोशल जस्टिस के लिए समाजवादी पार्टी कार्य करती है जी। तो अगर एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि जातीय जनगणना होगा, तो अगर इनको लगता है कि ये सोशल जस्टिस देश के आम आदमी के लिए हो रहा है, तो अखिलेश जी को, राहुल गांधी जी को इसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप सिर्फ आप जो है इसका विरोध करेंगे? अगर आपके मुंह का निवाला छीनने का कार्य मोदी जी ने किया है तो इसका स्वागत करिए। अगर आपको लगता है कि आम जनमानस के साथ सोशल जस्टिस हुआ है तो अखिलेश यादव जी को, पूजा मिश्रा जी को इस बात का स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी आम जनमानस के लिए सही कार्य कर रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, आलोक पांडे को स्क्रीन पर लाइए। आलोक पांडे, तमिलनाडु के बाद बिहार देश का दूसरा ऐसा बड़ा राज्य जहां पर ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। चुनाव के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ये जो मास्टर कार्ड केंद्र सरकार ने चला है, किसका मंगल और किसका अमंगल आप देख रहे होते हुए? आलोक पांडे, देखिए, मैं बिहार भ्रमण में हूं और 2000 किलोमीटर पिछले 10 दिन में मैं बिहार को देख रहा हूं। आज भी मैं बाढ़ विधानसभा में था, गया में था और इस समय मैं सहरसा में।
तो बिहार को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो मैंने पूछा, यही बात फिर पूछा कि भाई जो व्यक्ति लागू करवा रहा है उसको क्रेडिट है या जो व्यक्ति डिमांड कर रही थी उसको क्रेडिट है? क्रेडिट किसको देंगे आप? जिसने डिमांड की या जिसने लागू किया? और जो डिमांड करने वाला था जब वो सत्ता में था उसने लागू ही नहीं किया, उसने बात तक नहीं की। और तो जनगणना कराई 2011 में, उसके बाद तो 2.5 साल तक सत्ता में रही, उसने उसमें जारी नहीं किया। सारे जातीय आंकड़े, सारे गैर जातीय आंकड़े जारी कर दिए सरकार ने, लेकिन जातीय आंकड़े जारी नहीं कर पाई। और कांग्रेस के नेताओं का बयान था कि लाखों जातियां हो रही हैं, ये आंकड़े जारी करना संभव नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का 2011, 12 में, 13 में बयान था। तो 14 तक आप खुद रहे, आपने जातीय आंकड़े जारी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आपका स्टैंड था, कांग्रेस नीति गठबंधन का स्टैंड था कि भारत जातियों में विभाजित होगा, लाखों जातियां बन जाएंगी भारत में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो निम्न जातियों में संख्या लाखों में बढ़ गया। स्वतंत्रता के पहले कुछ हजार जातियां और 2011 तक आते हुए लाखों में जातियां हो गई। एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां सामाजिक उत्थान हुआ ही नहीं। सामाजिक उत्थान की लड़ाई लड़ने वाले हजारों में हो गए और हजारों की संख्या जातियों की लाखों में हो गई। डॉक्टर आलोक, बिहार में किसको फायदा होगा? डॉक्टर आलोक, आपका क्या विश्लेषण है, आपका क्या एनालिसिस है, किसको फायदा मिलने वाला है? इंडिया गठबंधन को, एनडीए को बिहार में? कल मैंने गया जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं कल गया जी में था, मैंने वहां पूछा, बोध गया में भी बात की, बाढ़ विधानसभा में बात की। तो जिसका जो वोटर उसके अपने तर्क है, तो मुझे एक निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आरजेडी का समर्थक मिलता है, बहुत बार बीजेपी का समर्थक मिलता है। एक निष्कर्ष ही निकालना पड़ेगा कि लोगों ने ये कहा कि जो सब लेकर के आ रहा है, वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये जनमानस की बात कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र में नियम बनाता है फायदा उसको ही ज्यादा होता। तो इसलिए जातिगत जनगणना में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आरजेडी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलेगा। जो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, मैंने उनसे भी बात की, तो उनका कहना यही है कि हम वोट बैंक को अभी उतना नहीं बढ़ा पा रहे ऑफ कैमरा कि हम बीजेपी जेडीयू गठबंधन को हराने की स्थिति में पहुंच जाए। तो मैंने ये भी पूछा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, तो उत्तर ये था कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन धन बल जो इतना ताकतवर है, धन दोनों तरफ से चलता है। ठीक है डॉक्टर आलोक पांडे, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, गौड़े पॉइंट सर, गौड़े पॉइंट। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं और बहुत ईमानदारी से जवाब इस बात का दीजिएगा। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहां पर इसका फायदा होगा, किसे होगा इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन बिहार में अभी तक आपकी पार्टी ना तो सीटों का बंटवारा कर पाई है अपने सहयोगी दलों के साथ, ना तो फेस डिक्लेयर आपने किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली से वापस आ जाते हैं, आपके पार्टी के नेता कहते हैं पहले चुनाव कराइए जी, सीटें आने दीजिए जी, उसके बाद हम चेहरे के बारे में बताएंगे। राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं, लेकिन जो तालमेल, जो केमिस्ट्री, जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। दूसरा सवाल, कन्हैया को लेकर क्या प्लान है बिहार में आपका? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके दूंगी मैं जी। आपने पहला कहा कि संगठन में, गठबंधन में सामंजस्य नहीं मिल रहा है। ये आधिकारिक रूप से आपको कहीं सूचना मिली है या आपने अंधेरे में तीर चलाया है या भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से आपके पास ये लीड आई थी? ये तीनों में से आपका कौन सा सही उत्तर है? अगर आप मुझे बता दें। मेरा सही उत्तर ये है कि राहुल गांधी कई बार बिहार गए, तेजस्वी यादव कई बार दिल्ली आए, अभी तक बेचारे वो परेशान है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई है। अब मैं उत्तर दे देती हूँ जी। जब भी संगठन के साथ किसी चुनाव में तैयारी हो रही होती है, जाहिर सी बात है कि जितनी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने संगठन, अपने अपने पार्टी और अपनी चीजों को लेकर चल रही होती हैं, आगे बढ़ रही। गठबंधन में हम हैं और गठबंधन में जिस तरह से बेहतर, क्योंकि नीतीश जी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को जनता भी जानती है, इस देश के युवा भी जानते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले नीतीश जी के बदलने से पहले जिस तरह से यूपी के अधिकतर युवा जो टीचिंग में थे, उनकी नौकरी बिहार में लगना और उसके बाद उन परिवारों का वहां जाके रहना और जो एक उम्मीद जगी है बिहार के लोगों में, वो किसकी वजह से आप सबको पता है। जिस तरह से नीतीश जी ने कहा था कि कैसे नौकरी दे पाओगे, लेकिन वो दिया, किसने दिया ये आप सबको पता है। वो युवाओं की जो एक उम्मीद जगाया है उन्होंने,
तो वो दिल्ली जा रहे हैं, राहुल जी उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, किस तरह से कार्य होगा इसका पूरा पूरा आपको जब एक समन्वयक रूप आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। और जाहिर सी बात है जब आप डिबेट तब करेंगे तो मैं आपको उसको और बहुत अच्छे से, लेकिन ये जान के चलिए कि जो ये चीजें भाजपा तब कर रही है कि जातीय जनगणना होगी हमारे इतने लड़ने झगड़ने के बाद, तो फायदा किसको होगा इसको बताने की जरूरत नहीं है। जनता के सामने जो ये हथियार है ना इंफॉर्मेशन का, ये अब तौलने लगी है कि कौन सी बात कहाँ कौन कितना सही और कौन गलत कर रहा है। अब वो 7-8 साल पहले का समय नहीं है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल देंगे कि राहुल जी ने कहा था कि आलू से सोना निकलेगा और लोग मान लेंगे। लोग अब जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी का बयान था, ये झूठ बोलेंगे, कोट किया था। अमरदीप त्रिपाठी, सोने से आलू निकलने वाली बात झूठ है क्या? मैं मतलब अरे आपको नहीं पता है क्या? आलोक जी से पूछ लीजिए किसने कहा था। अरे अभी तक आपको नहीं पता है। अमित जी, राहुल जी क्या क्या कहते हैं नहीं हो सकती है। और क्या करते हैं, आज तक देश की जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। राहुल गांधी जी हरियाणा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुझे सारी बातों का सिर्फ एक उत्तर समझ में आया कि जब भी कोई प्रश्न होता है भाजपा से उनकी सरकार से, वो सारा ठीकरा फोड़ देते हैं पिछले प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो भी खास 2-3 नाम ले लेते हैं। मेरा सिर्फ एक मासूम सा प्रश्न है हमारे प्यारे भाजपा के प्रवक्ता भाई से कि सरकार आपकी जिम्मेदारी, आपकी कर्तव्य, आपके पैसे, आपकी जनता के पैसे से आप सैलरी से लेकर जाने कहाँ सब कुछ कर रहे हैं, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने में आप लोगों को क्यों इतने पसीने छू जाते हैं कि आप लोग चिल्ला चिल्ला के वो बातें लाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। आज की जिम्मेदारी जवाबदेही जवाब दे पाएंगे। राहुल जी क्या कर रहे हैं, हमारे गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे, जनता मतदान में दे देगी। लेकिन आप जो आपको करने के लिए जो दिया गया है, आपको कितना कर रहे हैं इसका उत्तर कौन देगा? हाँ, ठीक, जवाब ले लें। प्रश्न हमसे मत कर लीजिए। ठीक है, अरे जो प्रश्न आपको कर्तव्य में दिया गया है उसके उत्तर आप दे दीजिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे, क्योंकि प्रश्न करने का अधिकार विपक्ष का होता है, सरकार में सत्तासीन पार्टियों का अधिकार होता है कि जनता के हित में किए गए कामों के बारे में बताएं। डॉक्टर सुधा, प्रश्नों के उत्तर दे, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम अमरदीप। वो आप लोग कभी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चिल्लाना, चीखना और डिबेट में आके प्रधानमंत्रियों का नाम लेके ठीक है, सुधा मिश्रा, शायद आपके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। अमरदीप जवाब दीजिए। सुधा जी जवाब ले लेते हैं। देखिए अमित जी, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी विनम्रता से मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। सरकार सत्ता में हम है, जवाब भी दे रहे हैं और जनता भी हमको जो है जवाब दे रही है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, जो मोदी जी ने कार्य किया है देश के जनता के लिए, जो विकासकारी नीतियों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया है, तो जनता भी हमको जवाब दे रही है। ये तो सीधा सीधा जो है दिखना चाहिए। शायद अगर कांग्रेस की प्रवक्ता को नहीं दिख रहा है तो इनको इस बात का चश्मा बदलना चाहिए। कांग्रेस जो है, मोदी जी की जो पिछले 11 साल की विकासकारी नीतियां हैं, उसके सामने पूरा विपक्ष आज बौना नजर आ रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है तो कभी जाति जनगणना की बात करने लगते हैं, कभी धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, कभी समाज को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मोदी सरकार अगर जाति जनगणना लेकर आ रही है तो जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने से जोड़ने का कार्य करेगी। जो विकासकारी नीतियां धरातल पर हम लोग लेके गए हैं उससे जोड़ने का कार्य करेंगे। शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा है इस बात का। ठीक है, पूजा मिश्रा के पास भी जा रहा हूं। एक बिहार स्पेसिफिक सवाल था। पूजा मिश्रा, बिहार को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या योजना है और किस तरह से आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? क्या वहां से लड़वाएंगे अब कैंडिडेट बिहार में? पूजा मिश्रा। दे ही देते हैं, ये बात माना तो सही कि जो है मुख्य धारा से दूर, जो दलित समाज है, जो पिछड़े हैं, मुख्य धारा से दूर है, और जब कास्ट सेंसस होगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो जब ये होगा तो उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। ये कोई प्लेटफॉर्म तो एटलीस्ट रेडी होगा। इसलिए जो है बधाई, आप इस बात को एग्री कर रहे हैं। उसके बाद में आपने कहा बिहार में समाजवादी पार्टी के क्या प्लान है, क्या योजना है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ क्लियर स्टैंड रखती है। अगर वहां पे इंडिया ब्लॉक के सारे जो है घटक दल इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ते हैं तो हम बैठ करके मीटिंग में हमारे शीर्ष बात करेगी। और अगर हमें चुनाव लड़ना रहेगा तो बेसिकली अगर अदर स्टेट रादर देन उत्तर प्रदेश चुनाव होते हैं तो हम वहाँ की जो स्टेट इकाई होती है उस पे उसको सुझाव को प्रेफर करते हैं। अगर हमारी स्टेट इकाई कहती है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन सीटों पे हम चुनाव लड़ सकते हैं और हमने बहुत किया हुआ है, तो हम जाते हैं उस स्टेट इकाई की सजेशन के साथ में थोड़े बहुत चेंजेस करके
और अगर हमारी स्टेट इकाई जो है वहाँ पे कहते हैं कि नहीं कि जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, हमें इस तरीके से कार्य करना है, तो भी हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अभी तो ये बात तय नहीं हो पाई है कि कांग्रेस वहाँ पे अलग लड़ रही है कि साथ में लड़ रही है। पूजा मिश्रा, बहुत वक्त नहीं बचा है, ये सवाल सुधा जी के लिए भी है, बहुत वक्त नहीं बचा, 5-7 महीने कुछ भी नहीं होते हैं तैयारी के लिए पूजा। ना तो कैंडिडेट के बारे में ऐलान, न लिस्ट हुई है, न पार्टी शेयरिंग। बीजेपी ने 1 साल पहले ही बता दिया कि 50-50 अब बंटवारा कर रहे हैं और कितना किसको देना है ये तय हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। सुधा जी भी कह रही कि बहुत टाइम है, वी विल टॉक अबाउट द लिस्टिंग एंड कैंडिडेट एंड द फेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। टाइम कहाँ है? नीतीश शुड बी इन केयर सेंटर, इसका मतलब ठीक है, केयर सेंटर। अच्छा आलोक पांडे, ठीक है पूजा, आप गॉट योर पॉइंट, आप गॉट योर पॉइंट, ठीक है। आलोक जी, मैं समझ रहा हूँ आप मुस्कुरा क्यों रहे, कुछ कहना चाहेंगे पूजा जी ने जो कहा है? क्योंकि मुझे तो पता है कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर वहां चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, ये अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, ये कंफर्म है। अमित जी आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया समाजवादी पार्टी से। बिहार और समाजवादी पार्टी, ये सरप्राइज क्वेश्चन था पूजा जी के लिए। नहीं, वो पूरी तैयारी करके आती हैं पूजा जी, पूरा मुकम्मल तैयारी करके आती है डिबेट में, ऐसा नहीं है। आलोक जी, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं ना बिहार में, जैसे वो एमपी में लड़ी थी, जैसे वो हरियाणा में लड़ी थी, जैसे दिल्ली में लड़ी थी, वैसे लड़ सकती है। इंडिया ब्लॉक उसे कोई स्थान मिलेगा, इसमें मुझे डाउट है। अभी सिर्फ 30 सेकंड और चाहूंगा, मेरी बात उसमें इनकम्प्लीट रह गई थी। हाँ, प्लीज पूरा करिए। आरजेडी के लोगों ने कहा कि पैसा चलता, तो मैं कहता हूँ पैसा ईवीएम को रोना मत रो, ये बताओ कि और क्या कमी है। तो जानते हैं क्या कमी निकल के आई? लालू यादव का शासन काल। आज भी जातीय जनगणना से बड़ा डर, बड़ा मुद्दा वो लालू यादव का शासन काल है। ये मैं कम से कम 10 विधानसभाओं में कम से कम 100-150 लोगों से मैंने पूछा है। आज भी लोग सिहर जाते हैं लालू यादव के शासनकाल में। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी बिहार में स्लोगन शुरू हो गया है, लालू यादव के शासनकाल की बात ज्यादा होती है, नीतीश कुमार के विकास की बात कम होती है। तो लालू यादव अपने आप में बड़ा मुद्दा है, उसके साथ जातीय जनगणना, उसके साथ फिर विकास, ये 3 मुद्दे रहेंगे। लेकिन लालू यादव ने जितना बढ़िया शासन चलाया था 15-20 साल, बढ़िया, आप समझ जाए मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, वो आज भी प्रमुख मुद्दा है बिहार का। कम से कम 2-3 हजार किलोमीटर और कई घंटे देने के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये है। आलोक पांडे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कांग्रेस के साथ क्या दुविधा है बिहार में? आप अपना फेस डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। कन्हैया कुमार बहुत एक्टिव है, मैं कन्हैया से मिला भी, और मैं जब भी बिहार गया हूँ रिपोर्टिंग के लिए या किसी बड़े इवेंट पे, तो मैं कन्हैया से मिला हूँ। आपके पास बिहार में कोई बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है, तो कन्हैया को प्रोजेक्ट करने में देरी क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं कन्हैया को फ्रंट पर लाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि ही इज माई कैंडिडेट, या कैंडिडेट नहीं भी है तो ही विल बी द फेस ऑफ बिहार इलेक्शन? कन्हैया को प्रोजेक्ट करने में कांग्रेस दुविधा में है या जानबूझकर देरी कर रही है? आपको क्या लगता है? मैं सुधा जी से सवाल पूछूंगा, आलोक पांडे पहले आप बता दीजिए। एक्चुअली लालू यादव नहीं पसंद करते कन्हैया कुमार को, प्रतिद्वंदी मानते हैं। कन्हैया कुमार नेता कैसे हैं, वो खोटा सिक्का है सही सिक्का, वो डिबेट नहीं है। समय कम इसलिए मानता हूं कि लालू यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में उनके बेटे के लिए आए, और कांग्रेस पार्टी अभी इस दुविधा में है बिहार में भी कि वो गठबंधन के साथ लड़े या गठबंधन के बिना लड़े। तो ये 2 डाउट है। अगर राहुल गांधी को सही सलाह ये है मेरी, नहीं मानेगी मुझे पता है, कि वो दुविधा छोड़े, और कांग्रेस गठबंधन के साथ सर्वाइवल उसका मुश्किल है। वो एक बड़ी पार्टी रही है, देश की सेकंड बड़ी पार्टी है, वो अकेले चलना पसंद करती है। तो अपने आप को मजबूत करें, शॉर्ट टर्म लाभ की कोशिश न करें, लॉन्ग टर्म लाभ के लिए काम अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता। ठीक है, डॉक्टर सुधा पांडे, पिछले विधानसभा चुनाव में आप और तेजस्वी साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन तेजस्वी ने जब सीटें कम आई तो तेजस्वी ने खुले मंच पे ऑफिशियल ये कहा है कि हमारी जो कम सीटें आई वो कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि कांग्रेस को हमने जिन सीटों पर लड़ाया उनके कैंडिडेट हार गए, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी सीटें ज्यादा आती। तो दुविधा किस बात की है सुधा मिश्रा? आलोक पांडे का जो एंगल है उसको माइनस कर दीजिए, आप मुझे बताइए क्या दुविधा है? कन्हैया को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग बिहार में? अमित जी, मैं आपकी बात को जरूर पहुंचा दूंगी कि हमारे एंकर महोदय की दिली ख्वाहिश है कि, क्योंकि कन्हैया जी प्रोजेक्ट मेरी दिली ख्वाहिश नहीं है, बिहार में चेहरा नहीं कांग्रेस के पास। सुधा जी, मेरी दिली ख्वाहिश नहीं है, मैं मॉडरेटर हूं, लेकिन मैं बिहार में कोई बड़ा चेहरा चाहिए जो आपकी पार्टी को लीड करे। देयर इज नो लीडर इन बिहार। जी, अरे सुन तो लीजिए जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सभी पत्रकार बंधु, खास करके जब एंकरों को
बताना होता है कांग्रेस क्या क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, और कहां से कौन सा नेता बन सकता है, किसको नेता बनाना। जी नहीं, मेरा सवाल है सिर्फ, आई एम जस्ट आस्किंग। सुधा जी गो एड, प्लीज रिप्लाई, प्लीज गो एड। दिल्ली के चुनाव में या अन्य जगहों पे कन्हैया कुमार जी को पहचान की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी राज्य में या कहीं भी वो कांग्रेस के नेता हैं और बड़े नेता हैं, इसके लिए उनको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्रोजेक्ट किए जाएंगे या उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। ये अलग बात है कि जब कोई व्यक्ति हारा होता है, जीता नहीं होता है, तो उसको सिखाने के लोग बहुत आगे आते हैं, और जब लोग जीते होते हैं तो उनके आगे पीछे घूमने लगे आपको मिल जाते हैं। तो बस इतना ही सही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। हमारी कोई दुविधा नहीं है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव में तैयारियों के साथ खड़े हैं, और बिहार का चुनाव जनादेश जो देगा वो इस देश के लिए कहीं ना कहीं तस्वीर पलटने वाली, बदलने वाली होगी। इसमें तो इस बात को इनकार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जिस तरह से जमीन से जुड़ के जनता की आवाज बन के राहुल जी और हम सब लोग एक साथ बिहार की जनता और देश की जनता के साथ उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें कोई आगे रोक नहीं पाएगा। ठीक है सुधा मिश्रा, कॉन्फिडेंस गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स इट्स बैड। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी। मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होती हूँ, नहीं। मेरी ये जो कुव्वत है और जो मेरी इच्छा शक्ति है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस तक रहती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। चलिए ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, आइडेंटिटी क्राइसिस बिहार में कांग्रेस के लिए है आपको लगता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अभी तक फेस प्रोजेक्ट करने का नहीं करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग लड़ सकती है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी के साथ तालमेल बैठ नहीं रहा है। देखिए अमित जी, बिहार में चाहे कन्हैया कुमार को लॉन्च करें या राहुल गांधी को लॉन्च करें, ये दोनों दगे हुए कारतूस की तरह। राहुल गांधी तो कई बार लॉन्च हो चुके हैं सर, कितनी बार लॉन्च करेंगे हो चुके हैं, तो उसी तरीके से कह रहे हैं राहुल गांधी को लॉन्च करें बिहार में या कन्हैया कुमार को करे। दोनों बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए दोनों चेहरों को तैयार है कि किसी भी तरीके से इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दोनों दगे हुए कारतूस है। और दूसरी बात देखिए, लालू परिवार के साथ ये जाएंगे नहीं, आरजेडी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अब देखते होंगे महागठबंधन में जिस प्रकार से तरफटोल है, कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, आरजेडी के लोग क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। तो ये चुनाव के पहले इनके अंदर इतना सरफुटौल होता है कि जनता समझ जाती है कि सिर्फ जब भी ये आएंगे तो ये ठगने के जो है पर्पज से ही जनता को आएंगे। ये जनता के विश्वास को जीतने और जनता के विकास को जीतने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, आलोक पांडे क्लोजिंग कमेंट, शो में बहुत वक्त नहीं बचा है। आलोक पांडे, मैं चाहता हूं आप फटाफट एक ब्रीफ दे दीजिए, बिहार पॉलिटिक्स प्लस ये जो निर्णय है उससे नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है। आलोक पांडे इन अ ब्रीफ सर। देखिए, बिहार में निश्चित बात है जातीय समूह से गुथा हुआ समाज है, जातीय जनगणना का प्रभाव पड़ेगा। और बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो केंद्र की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, और रहेगी तो किस रूप में रहेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जीते जी तो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। तो चुनाव के बाद बड़ी दिलचस्प स्थिति आएगी कि क्या जेडीयू समूची रहेगी या जेडीयू टूटेगी, ये तय चुनाव के बाद होगा। ठीक है, पूजा मिश्रा क्लोजिंग कमेंट, बिहार पॉलिटिक्स। जी पूजा मिश्रा आपसे क्लोजिंग कमेंट में। आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? मुझे काफी देर से परेशानी हो रही है। नहीं आवाज आ रही है, बुलंद आ रही है पूजा मिश्रा। आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड। शायद पूजा शी इज अनेबल टू लिसन टू मी। सुधा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट, बिहार में विद आरजेडी विदाउट आरजेडी। सुधा जी। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन में, मुझे आपकी बातों में कुछ एतराज है। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता के साथ बात करते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रयोग किया शब्दों का, मुझे इससे सख्त एतराज है। आप लोग भाजपा के प्रवक्ता क्या बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग हंस के इस तरह बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से ये किसी का जो आप लोग उपहास करने की कोशिश करते हैं, ये आपके अपने स्थान। उपहास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा विद आरजेडी विदाउट आरजेडी इन बिहार। सुधा जी समय नहीं है, सुधा जी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे 30 सेकंड दिया गया, 30 सेकंड सुधा जी 30 सेकंड। जब आप जैसा एंकर ऐसी बात करेगा तो आपको मुझे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। सुधा जी प्लीज जवाब दिए, 30 सेकंड मेरे पास है। विद आरजेडी विदाउट आरजेडी हम कह रहे हैं, जो आप मेरी बात को सुनने की कोशिश चलिए ठीक है, बिल्कुल टाइम है। सुधा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अमरदीप त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अहम बात है, बिहार की राजनीति में कई नेता लॉन्च हुए हैं,
कई बार लॉन्च हुए हैं। कुछ नेता यूपी से दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत से यूपी चले आए, कुछ कहीं से हारे कहीं से जीते। तो ये जो समीकरण है बिहार का, जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है अब से लेकर आने वाले तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर। देखने वाली बात बिहार में होगी, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सही हुआ है गलत हुआ है ये बिहार बता देगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।